आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। 5वें चरण के चुनाव से लेकर महाराष्ट्र में महायुति वर्सेस महाअघाड़ी की जंग पर आपको दिखाते हैं राजीव सिंह के साथ फडणवीस की पूरी बातचीत। सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। लोकसभा चुनाव का 4 चरण पूरा हो चुका है। महाराष्ट्र में 5वां फेज अंतिम पड़ाव होगा। हमारे साथ में उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस जी हैं। फडणवीस जी, हमने शुरुआत से देखा काफी व्यस्त थे आप, काफी कैंपेन किया आपने। 4 फेज के बाद क्या स्थिति लग रही है बीजेपी की, आपके घटक दलों की? देखिए, महाराष्ट्र में 4 फेज के बाद मैं ये कह सकता हूं, 2014 में भी महाराष्ट्र मोदी जी के साथ गया, 2019 में भी महाराष्ट्र मोदी जी के साथ गया, 2024 में भी महाराष्ट्र ने मोदी जी के साथ जाने का मन बना लिया। अगर स्थिति इतनी अनुकूल है जैसे आप बता रहे हैं, तो फिर जिस तरह के भाषण हम सुनते हैं, पाकिस्तान की बात आती है, औरंगजेब की बात निकल आती है, अफजल खान की बात निकल आती है, ऐसे भाषणों की जरूरत किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी को क्यों जरूरत पड़ती है? ये सवाल आपने उद्धव ठाकरे को पूछना चाहिए। आप गलत जगह सवाल पूछ रहे हैं। ये अफजल खान और ये फालतू बातें वो करते हैं। लेकिन विपक्ष की तरफ से बार बार आरोप लगाया जाता है कि अगर बीजेपी सरकार वापस आती है, एनडीए सरकार वापस आती है, तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। देखिए, विपक्ष एक ही मुद्दे पर चल रहा है। उनको ये पता है कि चाहे वो डेवलपमेंट का मुद्दा हो, करप्शन का मुद्दा हो या फिर कोई अन्य मुद्दा हो, मोदी जी के सामने वो बहुत बौने हैं। मोदी जी ने 370 हटाकर भारत का संविधान पूरे भारत में जम्मू कश्मीर सहित लागू किया और वहां के दलितों को, आदिवासियों को और पिछड़ों को आरक्षण मोदी जी ने दिया। तो अगर हम देखें तो मोदी जी ये संरक्षक है। असली शिवसेना, नकली शिवसेना, इसको लेकर भी बड़ी चर्चा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, उद्धव ठाकरे ये बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि वो केवल बाला साहब ठाकरे जी के संपत्ति के उत्तराधिकारी है, विचारों के नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो बाला साहब ठाकरे मेरे हिंदू बंधुओं, माताओं और बहनों ऐसी शुरुआत करते थे, उद्धव ठाकरे भी करते थे। इंडिया आघाड़ी में आने के बाद उनके ऊपर दबाव आया तो उन्होंने हिंदू शब्द बोलना ही बंद कर दिया। उसके बाद आज उर्दू में कैलेंडर छापते और उस पर जनाब बाला साहब ठाकरे लिखते। पहले हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे लिखा जाता था। हिंदुत्व भी आपके हिसाब से उद्धव ने छोड़ दिया? मैंने वीडियो दिखाया, सबने दिखाया, आपने भी दिखाया, बार बार वीडियो सामने आए हैं पाकिस्तान के झंडे के साथ। देखिए, उद्धव ठाकरे ये आज मैं ऐसा कह सकता हूं कि जिहादियों के नेता बन गए, क्योंकि जो वोट जिहाद की बात करते हैं उनके नेता ये उद्धव ठाकरे है, ये हिंदुओं के नेता नहीं है। लेकिन यहाँ पर फडणवीस साहब, एक सवाल और है। उद्धव ठाकरे की जो भाषा है, जिस तरह से वो अपनी बात रख रहे हैं, कभी ऐसा लगता है भविष्य में कि वापस बीजेपी से नजदीकियां बढ़ सकती हैं? अरे भाई, आप सुबह उठने से रात को सोते समय तक दिन भर मोदी जी को गालियां दोगे। दिल्ली के नेता की तरह नहीं, गली के नेता की तरह आप भाषा का इस्तेमाल करोगे, ओछी भाषा का इस्तेमाल करोगे, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ कोई रिश्ता नहीं जुड़ सकता भविष्य में, कभी नहीं। मुझे नहीं लगता। एक सवाल दिल्ली से जुड़ा हुआ इस वक्त, चूंकि माहौल, इस राजनीतिक माहौल में इसकी बड़ी चर्चा है। स्वाति मालीवाल का जो मामला है कि एक सीएम के घर पर गई थी वो, दिल्ली के मुख्यमंत्री घर पर, वहां उनके साथ मारपीट हुई और दिल्ली के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर अभी तक सामने नहीं आए, बोल नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश गए तो भी विभो कुमार, जिनके ऊपर आरोप है, साथ में थे। कल मुंबई में अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने बात नहीं की। आप भी सीएम रहे हैं, सीएम हाउस में इस तरह की घटना को किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसी से इनका दोगला चेहरा सामने आता है। एक और ये लोग महिलाओं की सुरक्षा की दुहाई देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और सीएम के घर में उन्हीं की पार्टी के महिला सांसद के साथ इतना निर्लज्जतापूर्ण दुर्व्यवहार होता है कि मानो बर्बरता भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। और बावजूद उसके
उसके ऊपर एक शब्द भी सीएम नहीं बोलते, इंडिया आघाड़ी का कोई नहीं बोलता, कोई उसकी भर्त्सना भी नहीं करता, निंदा भी नहीं करता। तो इसका सीधा मतलब है दाल में कुछ काला है और निश्चित रूप से ये सारे के सारे बेनकाब हो चुके हैं। बहुत धन्यवाद देवेंद्र फडणवीस जी।